दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो पेपर को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, परसों ही हमारा पेपर है, एक दिन के बाद ही पेपर है। तो आज हमारी लास्ट क्लास होगी क्योंकि कल ही तो हमारा पेपर है। तो हमारी आज लास्ट क्लास होगी क्योंकि हमें पढ़ने को खुद घर पर भी कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आप लोगों को। और जितनी भी क्लासेस जिसने नहीं देखी है वो रिपीट भी कर सकता है। सारी क्लासेस डाल दी गई हैं इस चैनल पर, आप जितना पढ़ पाओगे पढ़ लीजिए, इस चैनल पर डली हुई हैं। और अपना अपना एडमिट कार्ड जरूर निकाल लीजिएगा और उसमें भाषा का चयन अच्छे से कीजिए, अच्छे से लिखिएगा। चयन नहीं, मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि हिंदी इंग्लिश फिर रहता है। हिंदी इंग्लिश दो दो पेपर हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों में ही हिंदी इंग्लिश रहता है। तो ऐसे मत करिएगा कि आप पहले के ही हिंदी इंग्लिश कर दो, क्योंकि आपने अगर भाषा वन हिंदी है तो हिंदी पहले करिएगा, फिर इंग्लिश दूसरे में देखिए, फिर करिएगा दूसरा वाला, क्योंकि वही लगातार वाले कर दोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका भाषा अच्छे से देख के करिएगा। सर लोग भी वहाँ रहते हैं क्लास में, तो उनसे पूछ के करिएगा। इसलिए हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है तो अच्छे से करिएगा, है ना। और अपना एडमिट कार्ड भी निकाल लीजिएगा, अभी आ गया है। तो चलो आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं। और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा वो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी ही ये नहीं कि आपका अभी ख़त्म होने वाला है, आगे चल के आपको ज़रूरत पड़ेगी चैनल की। ऐसा नहीं है, आगे भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे किसी का निकल जाएगा, जिसका नहीं निकलेगा वो तो पढ़ेगा ही आखिरकार। तो इसलिए सभी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। तो भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है हमारा कहाँ? छत्तीसगढ़ में है भिलाई इस्पात कारखाना। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है पहले का। फिर निम्नलिखित खेलों में से कौन सा अपसादी सेल का उदाहरण है? निम्नलिखित खेलों में से कौन सा अपसादी सेल का उदाहरण है? तो स्लेट, संगमरमर, सेल, ग्रेनाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार कि सेलों में कौन सा अपसादी सेल का उदाहरण है? तो अपसादी सेल का जो उदाहरण है वो है हमारा सेल। राइट आंसर है इसका कौन सा? तीसरा, है ना। फिर है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से एक मिनट, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो संपत्ति एवं नतीलम्प घाटी, हागवेग और ग्रावेट। तो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो भ्रंश से संबंधित है वो है हमारा कौन सा? ग्राबेन। कौन सा है हमारा? ग्राबेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो आटाकामा, अरबिया, गोबी, कलाहारी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। कौन सा? गोबी। और दोस्तों आज की क्लास थोड़ी जल्दी करेंगे क्योंकि 2 क्लास हम करवा देंगे आज, और फ्री मतलब आज 2 क्लास जरूर करवाएंगे, पूरी हो जाएगी जिससे। तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम एवं बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो राइट आंसर है हमारा दूसरा कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। तो राइट आंसर दूसरा है। फिर निम्नलिखित जलाशयों में कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित जलाशयों में कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो गांधी सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर, गांधी सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर और जवाहर सागर और गोविंद सागर। तो हमारा राइट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर। दोस्तों आज की क्लास में हम पूरे 60 और 60
60 और 60 कितने होते हैं हमारे 120 क्वेश्चन कराए जाएंगे आज की क्लास में। तो पूरे क्वेश्चन करेंगे आज हम 120, और पूरे सोशल साइंस के क्वेश्चन है तो सभी लगाएंगे हम। सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है जम्मू एवं कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का। तो हमारा इसके अनुसार राइट आंसर है सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। किसका? हिमाचल प्रदेश का। तो चलो आज हम इसलिए जल्दी लिखा रहा है दोस्तों, आज आपके लास्ट देर बचा तो आप आज पूरे क्वेश्चन करके जाओगे। इसलिए सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि साथ साथ ज्ञान क्या होना चाहिए, उसे होना चाहिए शिक्षण विधियों का। किसका? शिक्षण विधियों का। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? दूसरा। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड और बोरोमीटर। तो राइट आंसर है कि भूगोल की शिक्षा देने के लिए मानचित्र सबसे बेटर होगा और सबसे सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री होगी। तो राइट आंसर इसके अनुसार दूसरा है। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो हमारा भाग कौन सा? तृतीय। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है इसके अनुसार। फिर है हमारा पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? तो 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो इसके अनुसार राइट आंसर है जो पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया था। कौन सा? 73वां संशोधन, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, लंदन में, हैग में और पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हमारा किसमें? हैग में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा इसके अनुसार। फिर है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विशेष भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा समवर्ती सूची में शामिल है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विशेष नीति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो राइट आंसर है कि विदेश नीति से संबंधित है जो निदेशक, वो है अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51 हमारा। तो राइट आंसर फोर्थ है। फिर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में, 1955 में, 1957 में, 1960 में। तो इसका राइट आंसर है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था 1952 में। कब? 1952 में। तो राइट आंसर फर्स्ट है हमारा। फिर है भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में। तो भारत में जो उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है वो है केशवानंद भारती के मामले में। किसके? केशवानंद भारती के मामले में। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ है इसके अनुसार। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 108,
अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। कौन सा? तीसरा, यानी अनुच्छेद 200 है ना। फिर है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं राज्यसभा के सभी सदस्य, सांसद के दोनों सदनों की सभी सदस्य, सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि जिसके सदस्य होते हैं सांसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर है कौन सा देश दाक्षिस सार्क का सदस्य नहीं है? तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो सार्क का जो सदस्य नहीं है वो है हमारा कौन? जापान। जापान सार्क का सदस्य नहीं है। फिर है राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के, कुमारस्वामी राजकृष्ण दास, डॉक्टर मोतीचंद, WG आर्चर। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं हमारे आनंद के कुमारस्वामी। आनंद के कुमारस्वामी है ना। लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से, प्रागैतिहासिक कला से। तो हमारा लोक कला का संबंध है किससे? क्षेत्रीय कला से। किससे? हमारा क्षेत्रीय कला से है लोक कला का संबंध। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। फिर है ज्यामितीय डिजाइन। ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? तो ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को, वर्ग में बनी डिजाइन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार दूसरा, ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को है ना ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। फिर है एपड़ का संबंध किस राज्य से? एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो एपड़ का संबंध है हमारा किससे? किस राज्य से है एपड़ का संबंध? तो एपड़ का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। राइट आंसर हमारा फोर्थ है इसके अनुसार। फिर है हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? हमारे हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो 22, 13, 12 और 9। तो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन के अनुसार 22 संख्या मानी गई है ना। फिर है आगे हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो 12, 8, 7, 11 है। तो राइट आंसर है हमारा कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं ना। फिर है चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो चार ताल का प्रयोग धमार, तराना, ध्रुपद, ख्याल। तो चार ताल का प्रयोग किया जाता है किस गायकी के साथ? तो ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। तो तीसरा आंसर राइट है। फिर इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? इनमें से जो तबला वादक नहीं है उन्हें देखना है। तो पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा और रामदास शर्मा। तो राइट आंसर इनमें से जो तबला वादक नहीं है वो है रामदास शर्मा तबला वादक एक नहीं है। फिर प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हमारे दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट। फिर आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो ये देखते हैं किसने किया कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक का मानना है? तो राधा कृष्णन, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो, रूसो। तो ये राइट आंसर है हमारा किसका मानना है? स्वामी विवेकानंद जी का है ना। फिर एक खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा खेल दिवस 25 अगस्त को, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। तो खेल दिवस मनाया जाता है हमारा कब? 29 अगस्त को हमारा खेल दिवस मनाया जाता है। फिर है योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो महर्षि भरत,
महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि, महर्षि देवदत्त। तो राइट आंसर है हमारा कि जो प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है, तो वो है महर्षि पतंजलि। कौन से हैं? महर्षि पतंजलि। राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर है जीएन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीएन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो धान, सोयाबीन, मक्का, जई। तो यह जीएन नामक प्रोटीन है मक्का फसल से संबंधित। किससे? मक्का फसल से संबंधित है। फिर गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो गाय की नस्ल गीर, जर्सी, सिंधी, थार पारकर। तो गाय की जो नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है वो है थार पारकर। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? फोर्थ। फिर है भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9, 12, 15, 22। तो भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वो 15। तो क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर है 15। केंद्रक बीज की संतति है प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणिक बीज, पंजीकृत बीज। तो केंद्रक बीज की संतति है प्रजनक बीज। तो राइट आंसर हमारा पहला ही है। फिर है केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा स्थान स्थित है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में। तो केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान स्थित है हमारा लखनऊ में। कहाँ है? हमारा लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर फोर्थ है हमारा। फिर है मामरलैंड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। मामरलैंड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है हमारा केला, जामुन और मल्टा बेल। तो मामरलैंड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है हमारा कौन सा? माल्टा। यानी राइट आंसर है हमारा तीसरा। फिर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में, लखनऊ में। तो राइट आंसर है हमारा जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी से अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो शर्करा, पेक्टन, सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो वो है पेक्टिन। किसका? पेक्टिन। तो राइट आंसर है हमारा दूसरा। फिर है केसर प्राप्त किया जाता है कलिका से, पत्ती से, पुष्पवर्ती काग्र से, बाह्य दलपुंज से। तो राइट आंसर है जो केसर प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है हमारा किससे? तो वो किया जाता है हमारा किससे? पुष्पवर्ती काग्र से। किससे? पुष्पवर्ती काग्र से किया जाता है ना। फिर है आगे है मानव शरीर में कुल कितनी फसलियाँ होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी फसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में 24 फसलियाँ होती हैं। कितनी? 24। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। फिर है TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो तपेदिक और डिप्थीरिया, मियादी बुखार, काली खांसी। तो राइट आंसर है मियादी बुखार। किससे? TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो मियादी बुखार से बचाव करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून, 20 जून, 25 जून एवं 28 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। राइट आंसर फर्स्ट है। फिर किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, नायलॉन वस्त्र। तो राइट आंसर है किन वस्त्रों में
गोंद के कलफ का उपयोग होता है तो वो होता है रेशमी वस्त्रों में। किसमें? रेशमी वस्त्रों में होता है। और दोस्तों कोई भी मिस्टेक से अगर इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो और गलत क्वेश्चन पे अगर टिक लग गया तो थोड़ा उसको आप भी समझिएगा। तो सॉरी, इसका गलत लग गया तो आप भी थोड़ा समझिए। अगर हो गया तो बाई चांस, बाकी आपको सब अच्छे ही से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोई मिस्टेक से हो जाता है फिर बच्चे बाद में बोलते हैं, इसलिए पहले बता रही हूँ। अध्यास अष्टाध्यायी के लेखक थे। अष्टाध्यायी के लेखक थे वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी के लेखक थे कौन? पाणिनि जी। तो राइट आंसर हमारा है दूसरा, है ना। फिर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो उदयभद्र, महापद्मनंद, अशोक, कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था किसके? कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ है। फिर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, सिकंदरा में। तो अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर है आगे देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना हुई किस वर्ष? 1865 में, 1870 में, 1875 में, 1880 में। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वर्ष हमारे 1875 में। किसमें? 1875 में। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर है इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? इनमें से कौन है वो जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, असफकुल्ला खां और सूर्य सेन। तो राइट आंसर हमारा जो संबंधित नहीं था काकोरी कांड से वो है सूर्य सेन। सूर्य सेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। तो फोर्थ आंसर हमारा राइट है। फिर दीन इलाही की स्थापना किसने की? दीन इलाही की स्थापना किसने की? मोहम्मद गजनवी ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने और अकबर ने। तो दीन इलाही की स्थापना की हमारे किसने? अकबर जी ने दीन इलाही की स्थापना की है। फिर है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन और स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर है भारत आया स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हेवनसांग भारत आया। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर इन बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता था? इन बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता था? तो बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को। तो इन बादशाहों में जिसे कलंदर कहा जाता वो है बाबर। बाबर को कहा जाता था कलंदर। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। फिर बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कर्जन, कैनिंग, मिंटो, मियो। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था वो था कौन? कर्जन। कर्जन था बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। फिर कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो बैरकपुर, जगदीशपुर, अवध, बिठूर। तो कुंवर सिंह थे हमारे जगदीशपुर के जमींदार। जब जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे कुंवर सिंह। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों में अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखते हैं। विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि वो कौन सी चीज़ है जो शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों को दर्शाती है और क्षेत्र आकार में दर्शाती है सर्वाधिक उपयुक्त। तो ग्लोब सर्वाधिक उपयोग होगी ये आकार दर्शाने में। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है इसके अनुसार। फिर भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि की है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है कौन सी? भ्रमण कराएंगे तभी बच्चों को समझ आएगा, सब दिखाएंगे, है ना। उस प्रकार से मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखा चित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, थीमेटिक मानचित्रों से। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किसके द्वारा?
तो वो समझा जा सकता है हमारा रूढ़ चिन्हों से। किससे? रूढ़ चिन्हों से। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? दूसरा। फिर है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। किसका? यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमनदी द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय तरंग द्वारा। तो यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वो हिमनदी द्वारा होता है। किसके द्वारा? हिमनदी, यानी फर्स्ट आंसर हमारा राइट है। फिर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न एवं ब्रिस्बेन। तो ऑस्ट्रेलिया की जो हमारी राजधानी है वो है कैनबरा। कौन है? कैनबरा हमारी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन हो सके हैं? अभी तक 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चन हो गए थे, उसके आगे की क्लास लगा रहे हैं। फिर से सामाजिक अध्ययन, यानी 60 क्वेश्चन वो सामाजिक अध्ययन, 60 क्वेश्चन ये। तो हमारा आज टोटली 120 क्वेश्चन कराने जाए, जो धमाके की क्लास है, धमाका कर देगी। और जिसने एडमिट नहीं निकलवाया है वो जरूर निकलवा लीजिए। फिर से बोल रही, और फिर से एक बार बोल रही हूँ कि लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत धमाके वाली क्लासेस आएंगी आगे चलकर भी, और अभी भी आ रही हैं। तो ज़रूर करिए लाइक सब्सक्राइब और सबको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जो आज की क्लास है ना बहुत धमाकेदार हो। जितने भी क्वेश्चन थे ना सभी डाल दिए गए हैं। 120 क्वेश्चन है, इसमें बहुत धमाकेदार एंट्री है इस क्लास की। तो ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत आप मदद मिलेगी इन क्लासेसों से। चलो आगे क्लास स्टार्ट करते हैं अभी से। तो सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृतिक, पाली, संस्कृतिक, ब्राही। तो राइट आंसर है जो सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? तो राइट आंसर प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में? प्राकृतिक। तो हमारा इसका फर्स्ट आंसर राइट है। फिर है मेल करना है बुद्ध परिषद और स्थानों से। किससे? बुद्ध परिषद और स्थानों से मेल करना है। तो प्रथम होगी हमारी क्या? राजगृह। प्रथम पे आएगी राजगृह, द्वितीय पे आएगी वैशाली, और तृतीय पे आएगी पाटलिपुत्र, और चतुर्थ पे आएगी कश्मीर। तो इस प्रकार से हमारा मेल होगा। पहले राजगृह आएगी प्रथम पर, द्वितीय पे वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट आंसर राइट है। पहले आएगी देखो राजगृह, तीसरे पे, दूसरे पे वैशाली, पहले पे पाटलिपुत्र आ जाएगी, और चौथे पर कश्मीर। तो इसके अनुसार हमारा फर्स्ट आंसर राइट है। फिर कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगलकालीन स्रोतों में से कौन सा विशेष उपयोगी है? तो अकबरनामा, आयन अकबरी, शाहनामा, तारीख फरिश्ता। तो राइट आंसर है कि जो किसी संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगलकालीन स्रोतों में से कौन सा विशेष उपयोगी है? तो आयन अकबरी। कौन सा? आयन अकबरी उपयुक्त है। तो हमारा राइट आंसर दूसरा है। फिर है आरा एवं जगदीशपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1875 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आरा तथा जगदीशपुर में जो अंग्रेजों के विरुद्ध 1875 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, नाना साहेब पेशवा। तो यह नेतृत्व किया था विद्रोह में कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह का। तो राइट आंसर है हमारा तीसरा। फिर आगे बढ़ते, निम्न में से किसने लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? निम्न में से किसने लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल सिंह गोखले, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। तो यह कार्य किया है किसने? किसके रूप में? अबुल कलाम आज़ाद की। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ है। फिर है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1948, वर्ष 1952, वर्ष 1961, वर्ष 1971। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी हमारी वर्ष 1961। कब? वर्ष 1961 में, यानी तीसरा राइट आंसर है। फिर है सफाई और हनफी है इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ, सऊदी अरब में स्थान, न्याय के इस्लामी सिद्धांत, 2 इस्लामी शासक। तो सफाई और हनफी हैं न्याय के इस्लामी सिद्धांत। कौन है? न्याय के इस्लामी सिद्धांत। फिर भूगर्भ विज्ञान व्याख्या करता है किसी क्षेत्र के जीव जंतु की, पृथ्वी के आंतरिक भाग की,
किसी क्षेत्र की वनस्पतियाँ, पृथ्वी की सतह। तो भूगर्भ विज्ञान व्याख्या करता है पृथ्वी के सतह आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग की, किसकी? पृथ्वी के आंतरिक भाग, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे है तंबाकू का उत्पादन करने में भारत विश्व में स्थान कौन सा है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो तंबाकू का उत्पादन करने में भारत है कौन से स्थान पर? द्वितीय स्थान पर है। फिर है आगे खनिज सेल खड़ी उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस जनपद में नहीं पाया जाता है? जो खनिज सेल खड़ी उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस जनपद में नहीं पाया जाता है? तो अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो ये नहीं पाया जाता है किस जनपद में? तो पौड़ी गढ़वाल में। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है। कौन सा द्वीप मूंगे से बना है? कौन सा द्वीप मूंगे से बना है? तो सिलान, श्रीलंका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मेडागास्कर। तो राइट आंसर हमारा कौन सा? जो द्वीप मूंगे से बना है वो है लक्षद्वीप मूंगे से बना है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। नाभिकीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं पोटेशियम एवं प्लूटोनियम, यूरेनियम एवं थोरियम, मैग्नीशियम एवं रेडियम। इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं यूरेनियम एवं थोरियम। ठीक है। फिर है आगे वायुमंडल गर्म हो जाता है सूर्य की सीधी किरणों से, सूर्य की विकिरण से, सूर्य के अंदर की गर्मी से, सूर्य ज्वालामुखी गतिविधियों से। तो वायुमंडल जो गर्म होता है वो सूर्य की विकिरण से हो जाता है, वायुमंडल गर्म। तो दूसरा आंसर राइट है। फिर सार्क का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग, आंतरिक मामले, गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो जो सार्क का मुख्य उद्देश्य होता है वो है क्षेत्रीय सहयोग। क्या है? क्षेत्रीय सहयोग सार्क का मुख्य उद्देश्य है। एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उनकी शक्तियां कानून या संविधान के तहत सीमित हैं। एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उनकी शक्तियां कानून या संविधान के तहत सीमित है। तो संवैधानिक गणतंत्र, संवैधानिक राजशाही, असीमित शक्तियां, अराजकता। तो राइट आंसर है संवैधानिक राजशाही, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकारने वाला पहला राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो जो त्रिस्तरीय रचना को स्वीकारा था पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो वह राज्य हमारा किसने? राजस्थान ने। तो राइट आंसर है हमारा तीसरा, राजस्थान। फिर है निम्न में से कौन उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो देखते हैं निम्न में से कौन है ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए। तो गौरा देवी, बछेंद्री पाल, वंदना कटारिया, कविता बिष्ट। तो राइट आंसर है कौन है? कविता बिष्ट है एम्बेसडर, है ना। फिर है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। भारत के एकमात्र वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुस्न, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। तो राइट आंसर है कि जो निर्विरोध चुने गए वो है नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी, यानी फोर्थ आंसर हमारा राइट है। संविधान में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखते हैं संविधान की कौन सी प्रक्रिया प्रदत्त के अनुसार। तो संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, केवल संसद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बहुमत के द्वारा, केवल राष्ट्रपति द्वारा। तो उन्हें हटाया जाता है संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के प्रस्ताव पर
राष्ट्रपति के द्वारा। तो फर्स्ट आंसर हमारा राइट है। फिर है मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए, थोड़ा सही से जमा लें इसको। मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत आज्ञा पत्र रिट जारी करने में शक्ति संपन्न है। तो अनुच्छेद 225 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत और अनुच्छेद 228 के अंतर्गत। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आज्ञा पत्र रिट जारी करने में शक्ति संपन्न है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है, क्वेश्चन के अनुसार दूसरा है। फिर है सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है, सदैव, कभी कभी, कभी नहीं, गणना में। तो सीखना संज्ञानात्मक विकास पर जो निर्भर है वो है संदेह। कब? संदेह। सीखना जो संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है वो है कब? संदेह। तो राइट आंसर है हमारा इसके अनुसार कौन सा? पहला। फिर है शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी। शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है, छात्र स्वयं करके नहीं सीखते, छात्र मानसिक तनाव का सामना करते हैं, छात्र उत्सुकता खो देते हैं, छात्र उपयुक्त सभी। तो शिक्षण प्रदर्शन में जो विधि की कमी है वो है छात्र स्वयं करके नहीं सीखते। राइट, छात्र स्वयं करके नहीं सीखते, तो उसमें तो बहुत बड़ी कमी है। फिर है भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाठ्य पुस्तक को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो इनके अनुसार हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। फिर है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा क्या? पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, चर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान कराना, विद्यार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा? विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान कराना, यानी तीसरा आंसर हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर है आगे है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य होगा क्या? जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होगा उसके रूप में आपका लक्ष्य क्या होगा? तो मानवता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, सामाजिकता का विकास, ये सभी। तो देखो जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होंगे उनका लक्ष्य होगा मानवता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, सामाजिकता का विकास, सभी का विकास। तो ये सभी आ जाएगा, राइट आंसर है ना। तो इसका राइट आंसर फोर्थ है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर एनसीएफ 2005 का आधार पत्र बल देता है। किस पर बल देता है? तो खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं समग्र आकलन, परीक्षा निष्पादन, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो जो सामाजिक विज्ञान परीक्षा सुधार है एनसीएफ 2005 का आधार पत्र, तो वो बल देता है सतत एवं समग्र आकलन पर। राइट आंसर हमारा इसके अनुसार दूसरा है। फिर है विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है। जो विकास है हमारा, वो विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है। यह मत है एरिक्सन का, स्किनर का, रॉबर्ट सीएस का, इनमें से किसी का नहीं। तो देखो जो विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है, तो यह मत हो जाएगा किसका? हमारे रॉबर्ट सीएस का हो जाएगा। तो इसके अनुसार राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर है निम्न में से कौन सी परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है? निम्न में से कौन सी परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है? तो संचालन, बाधा, अवसरवादी, सफलता, जेब की चयनित गति। तो राइट आंसर हो जाएगा जो अनिवार्य मांग नहीं है वो है जेब की चयनित गति, है ना। तो इसके अनुसार राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा हमारा। फिर है थोड़ा छोटा कर ले इसको जिससे दिखे सभी को। फिर है भारत में राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। भारत में जो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए वो किन्हीं 5 राज्यसभा सदस्यों द्वारा,
किन्हीं 5 लोकसभा सदस्यों द्वारा, किन्हीं 5 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, किन्हीं 10 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। तो ये होना चाहिए, प्रस्तावित होना चाहिए किसके द्वारा, तो किन्हीं 10 निर्वाचक सदस्य के द्वारा, किसी 10 निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार 4th है। फिर है निम्न में से कौन सा किसी समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है। कौन है जो समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है। तो निर्णय लेने का कौशल, विवेचनात्मक चिंतन का कौशल, मूल्यांकन कौशल, शिक्षण कौशल। तो यह संकेत करता है समाधान की ओर, किसकी ओर, विवेचनात्मक चिंतन कौशल की ओर। तो यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश, इन सभी को, जैसे भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गोवा। तो पहले आएगा उत्तर प्रदेश, है ना, अवरोही क्रम लगाना है। तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर इस प्रकार से आएंगे। तो सबसे ज़्यादा ऐसे नहीं, क्षेत्रफल, जनसंख्या सोच लिया मैंने, क्षेत्रफल के हिसाब पे अवरोही क्रम लगाना। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल सबसे कम हो जाएगा किसका, ऐसे लगाना है कि सबसे बड़ा किसका, सबसे कम किसका है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए राज्यों को उनके क्षेत्रफल के। तो पहले आ जाएगा कौन, हमारा उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा हमारा उत्तराखंड, फिर आ जाएगा हमारा गोवा। इस प्रकार से हमारे ये राज्य जा रहे हैं। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग करना है, यानी इन जो संख्या है उनको बताना है। तो हमारे इस व्यवस्था के अनुसार जो हमने किताब में पढ़ा है, किताब में आंसर देखा है, उसके अनुसार यही है। जैसे आप बोलोगे, कमेंट करोगे कि इसके अनुसार ये क्वेश्चन, इसके अनुसार भी, अगर आपको नहीं लगे तो किताब के अनुसार यही सभी हैं। तो मैं वही बता रही हूँ आपको, क्योंकि उसमें NCERT का ही सब दिया रहता है ना बुकों में। तो उसके अनुसार NCERT जो सही मानेगी वही होगा, जो CBSE सही मानेगी। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गोवा। तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार फर्स्ट है। फिर आगे है, निम्न में से कौन सा भारत से संबंधित नहीं, निम्नलिखित में से कौन भारत से संबंध नहीं है। तो थार का रेगिस्तान, मामोस्टोंग कांगरी पर्वत, तिएनसान पर्वत प्रणाली, रीमो पर्वत। तो देखो जो भारत से संबंध नहीं है तो वो है तिएनसान पर्वत प्रणाली। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर है मानचित्र बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करना है। हमारे मानचित्र को बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करना है। तो ज्ञान, बोध, कौशल, रुचि। तो कौशल उद्देश्य की पूर्ति करना है मानचित्र को बनाना। तो राइट आंसर तीसरा है। फिर निम्न महासागरों को उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर के चयन हेतु कूट देखिए। तो आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो राइट आंसर हो जाएगा कि उनको आरोही क्रम में लगाना है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहले आ जाएगा प्रशांत महासागर, कौन सा, हमारा प्रशांत महासागर। फिर आ जाएगा अटलांटिक महासागर, फिर आ जाएगा हमारा कौन सा, हिंद महासागर, फिर आ जाएगा आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से हमारे अवरोही क्रम में आ जाएंगे। तो इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि दूसरा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा, फिर पहला। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित, वो है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट, है ना। फिर है निम्न में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इनमें से निम्न में से वह कौन सी सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदा, शुष्क मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा। तो राइट आंसर है कौन सा, जलोढ़ मृदा है, वो बहुत उपजाऊ मृदा होती है, इसलिए सर्वाधिक उपजाऊ पहला ही राइट आंसर है हमारा। फिर है निम्न में से किस प्रांत में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर है इसके अनुसार हमारा हरियाणा में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम होती है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा आ जाएगा इसके अनुसार। फिर है
निम्न में से कौन सी ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन सी नहीं है? तो प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो हमारी ऊर्जा स्रोत जो नहीं है वो है हमारी कौन सी? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है इसके अनुसार, है ना। फिर है आगे, निम्न में से किस स्थान पर भारत का प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? निम्न में से किस स्थान पर भारत का प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? आणविक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया तो काल पक्कम, राणा प्रताप सागर, नरोरा, तारापुर। तो राइट आंसर है हमारा इसके अनुसार कौन सा? तारापुर। कौन सा? तारापुर प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। फिर है आगे, निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है? निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है? तो 700 से 14 ईस्वी तक, 100 से 800 ईस्वी तक, 800 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। तो देखो सही अवधि जो दर्शाती है वो है हमारी कौन सी? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। तो इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सॉरी दोस्तों, एक मिनट। तो इसके अनुसार राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ। फिर है आगे, निम्न में से निम्न भाषाओं में से किसका प्रयोग सम्राट अशोक की राजज्ञाओं में किया गया है? निम्न भाषाओं में से किसका प्रयोग सम्राट अशोक की राजज्ञाओं में किया गया है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, हिंदी। तो सम्राट अशोक की जो राजज्ञाओं में किया गया है किस निम्न में से कौन सी भाषा का प्रयोग? तो वो है प्राकृतिक भाषा। राइट आंसर है हमारा तीसरा, है ना। फिर है, निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो शेख कुतुबुद्दीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। तो राइट आंसर है हमारा जो गरीब नवाज कहा जाता है, एक सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। किसको? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। तो इसके अनुसार राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर अकबर के शासक काल में दहसाला बंदोबस्त विकसित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो मुजफ्फर खां तुर्बाती, अबुल फजल, मानसी, टोडरमल। तो ये श्रेय दिया जाता है किसको? टोडरमल को। किसको? टोडरमल को। तो सॉरी दोस्तों, इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। थोड़ा कुछ यहाँ वहाँ का बटन दब जाता है तो पूरा हट जाता है, सॉरी। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर है? तो कालसी, जागेश्वर, द्रोणेश्वर सागर, देवलगढ़। तो राइट आंसर है जो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख है वो है कालसी पर है, कालसी की जगह पर है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इनके अनुसार राइट है हमारा। फिर अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य सुगोली की संधि कब अनुमोदित हुई? अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य सुगोली की संधि कब अनुमोदित हुई? तो वर्ष 1857, वर्ष 1816, वर्ष 1900, वर्ष 1930। इसके अनुसार सो राइट आंसर है हमारा 1816, वर्ष 1816, है ना। फिर है आगे, थोड़ा छोटा कर लें आपको समझ आए जिससे। फिर है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धन और निराश्रय के वर्ग के लिए निःशुल्क आवास योजना का नाम क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धन और निराश्रय वर्ग के लिए निःशुल्क आवास योजना का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, अटल आवास योजना। तो राइट आंसर हमारा इंदिरा आवास योजना। कौन सा? इंदिरा आवास योजना, है ना। फिर है, सामाजिक विज्ञान एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? जो सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो अच्छी छपाई पर, कम मूल्य पर, अध्याय छोटे हों, विषय वस्तु की सुस्पष्ट एवं चित्रात्मक हो। तो देखो हम ध्यान देंगे किस पर? विषय वस्तु सुस्पष्ट एवं चित्रात्मक हो। कैसी? विषय वस्तु सुस्पष्ट एवं चित्रात्मक हो, है ना, इस पर ध्यान देंगे।
फिर है यह किसका कथन है जहाँ भी समाज होता है, यह किसका कथन है जहाँ भी समाज होता है वहाँ एकता होने के कारण परोपकार की भावना होती है। यह किसका कथन है जहाँ भी समाज होता है वहाँ एकता होने के कारण परोपकार की भावना होती है। तो ये मेले डूखाइम, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, अमूल्य बरुआ। तो राइट आंसर है ईमेले दुखाइयाँ। तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार फर्स्ट है। फिर है निम्न में से दी प्रोटेस्टेंट एथिल एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का लेखक कौन है? तो जॉर्ज सीमेल, जिन जेक रूसो, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस। तो राइट आंसर है हमारा इसके अनुसार कौन सा? तीसरा, मैक्स वेबर लेखक है इसके, है ना। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय, विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहु विवाह पर प्रतिबंध सैयद अहमद खान, बाल विवाह पर प्रतिबंध हर बिलास सरदा। तो देखो जो सम्मिलित नहीं हो रहा, गलत है, तो वो है बहु विवाह पर प्रतिबंध सैयद अहमद खान। तो ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही नहीं है, यानी गलत का भाई गलत। तो तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित परिणामों में कौन सा हरित क्रांति के परिणामों में मेल नहीं खाता? तो नई तकनीक के कारण कृषि उत्पादकता में अपार वृद्धि हुई, हरित क्रांति के फलस्वरूप समृद्ध किसानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फिर है हरित क्रांति मुख्यतः छोटे तथा निर्धन किसानों के लिए लाभदायक रही। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत पहली बार खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो मेल नहीं खाता वो है हरित क्रांति मुख्यतः छोटे तथा निर्धन किसानों के लिए लाभदायक रही। तो हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। फिर है यह संकल्प निम्न में से किसमें से लिया गया है? अल्पसंख्यक, पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्र, दलित एवं पिछड़े वर्ग को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। भारतीय संविधान को विस्तृत करते समय डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण। भारतीय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर नेहरू जी का भाषण। फिर है भारतीय संविधान के उद्देश्य विषयक संकल्प के मुख्य बिंदु। तो यह जो प्रदान किया गया था संरक्षण, ये किया गया था भारतीय संविधान के उद्देश्य विषयक संकल्प के मुख्य बिंदु से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ इसके अनुसार। फिर उस राजनेता को पृथक कीजिए जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से समृद्ध नहीं था। उस राजनेता को पृथक कीजिए जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो मार्शल टीटो, अब्दुल गमाल नसीर, निकिता खुश्चेव, सुकर्डो। राइट आंसर है निकिता खुश्चेव। तो राइट आंसर है हमारा तीसरा इसके अनुसार। फिर है 1776 ईस्वी की स्वतंत्रता की घोषणा का प्रमुख लेखक कौन था? 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा का प्रमुख लेखक कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज मेसन, थॉमस जेफरसन। तो राइट आंसर है कि स्वतंत्रता की घोषणा का प्रमुख लेखक कौन था? तो वो था थॉमस जेफरसन। कौन? थॉमस जेफरसन। तो राइट आंसर इसके अनुसार हमारा फोर्थ है। फिर है निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, क्यूबा, ब्रिटेन। तो क्यूबा। निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो क्यूबा नहीं है नाटो का सदस्य। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबा नहीं है नाटो का सदस्य, है ना। फिर है मध्यकालीन उत्तराखंड की राजशाही द्वारा लिए जाने वाले कर कटक का संबंध है। मध्यकालीन उत्तराखंड की राजशाही द्वारा लिए जाने वाले कर कटक का संबंध है नदी पार करने पर लगने वाला कर, राज्य का आर्थिक संकट मिटाने के लिए लगने वाला कर, सेना के लिए लिया जाने वाला कर, गृह कर। तो राइट आंसर हो जाएगा ये संबंध है किससे? सेना के लिए लिया जाने वाला कर। किसके लिए? सेना के लिए लिया जाने वाला कर कटक का संबंध है। तो राइट आंसर इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा। फिर है
उत्तराखंड में एपड़ का संबंध है। उत्तराखंड में एपड़ का संबंध किससे? तो स्थापत्य कला से, काष्ठ कला से, मूर्ति कला से, लोक चित्रकला से। लोक चित्रकला से। तो उत्तराखंड में जो एपड़ का संबंध है वो है लोक चित्रकला से। किससे? हमारी लोक चित्रकला से है उत्तराखंड में एपड़ का संबंध। तो दोस्तों जिसने अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। आगे भी आपकी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट ही आएगी, हेल्पफुल आएगी और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने अभी क्वेश्चन दे दिया आगे नहीं दोगे। जिसका नहीं होगा तो वो तो दोगे। जो पहली बार देखना चाह रहा वो भी देगा, हर कोई देगा। तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे वर्ग 2 का पेपर आने वाला, और भी पेपर आने वाले जिसका सोशल साइंस मेन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए तो बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए सभी को। और अपने एडमिट कार्ड भी निकलवा लीजिए, है ना, तो सही रहेगा। चलो, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।